हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में 18th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है दैट मीन्स द ऑगस्टन एज, तो ऑगस्टन एज या फिर एज ऑफ पोप के हम लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लस यहाँ पर यूज़र नेम भी लिखा हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज ऑफ ऑगस्टिन और द एज ऑफ पोप। देखिए, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, 18th सेंचुरी में आपको पता है ना, टू पीरियड आते हैं। एक तो एज ऑफ पोप का, ठीक है, और एक आता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का। तो देखिए, अगर हम इन दोनों के एज की बात करें तो इस टाइम पीरियड में पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस होते हैं, and due to these political and social changes we can see the change in literature as well। तो लिटरेचर में हमें गुड सेंस देखने को मिलती है, रैशनैलिटी देखने को मिलती है, सैनिटी देखने को मिलती है, एक बैलेंस देखने को मिलता है। सैनिटी का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स सेंसिबल, रीजनेबल। तो ये सारी चीज़ें हमें 18th सेंचुरी के लिटरेचर में देखने को मिलती है। दैट 18th सेंचुरी इंक्लूड द एज ऑफ पोप एंड द एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को हम ये कह सकते हैं, दिस पीरियड बोर द हॉल मार्क ऑफ इंटेलिजेंस, विट एंड फैंसी। अगर हम इस टाइम के लिटरेचर की बात करें तो ये चीज़ें जो है आप कह सकते हो कि इनके लिटरेचर का हॉल मार्क है, मतलब ये चीज़ें आपको इनके लिटरेचर में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। अब हम आगे बात करेंगे जो मेन लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द एज ऑफ पोप, उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। देखिए, जो ये ऑगस्टन एज है, इट कैन बी कंसिडर्ड और इट कैन बी कॉल्ड एज द एज ऑफ प्रोज, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द एज ऑफ पोइट्री। रीजन बीइंग, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश लिटरेचर प्रोज ऑक्यूपाइड इट्स फर्स्ट प्लेस इन 18th सेंचुरी। मतलब जो प्रोज हैं वो फर्स्ट पोजीशन पर मिले। इफ़ वी कंपेयर प्रोज एंड पोइट्री, प्रोज ज़्यादा डेवलप हुए और वो भी 18th सेंचुरी में। इसका मतलब ये नहीं है कि 18th सेंचुरी से पहले प्रोज लिखे ही नहीं गए थे, प्रोज ऑब्वियसली लिखे गए थे, बट प्रोज जो है वो ज़्यादा डेवलप 18th सेंचुरी में हुए। एक कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पहचान जो मिली, वो हम कह सकते हैं कि प्रोज को इस सेंचुरी में आकर पहचान मिली ज़्यादा, है ना। अब ऑगस्टन एज को आप एज ऑफ रीज़न भी कह सकते हो। इसके पीछे भी रीज़न है दैट इस सेंचुरी में एवरीबडी बिलीव्ड द रीजनिंग पावर ऑफ ऑल मैन हैव ऑलवेज बीन इक्वल। मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग के पास इक्वल रीजनिंग पावर है। नेक्स्ट है, यू कैन कॉल दिस एज एज द एज ऑफ गुड सेंस। गुड सेंस का मतलब क्या है? इस सेंचुरी में ये बिलीव किया जाता था दैट एवरी ह्यूमन बीइंग कैन स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स, दे कैन गाइड देमसेल्व्स बाय देयर ओन रीजन, बाय देयर ओन लॉजिक, but by keeping respect for ancient or classical writing. That is why you can call this age as the age of good sense. But you cannot call this age as the age of पोइट्री, क्योंकि पोइट्री यहाँ पर उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, और जितनी भी पोइट्री यहाँ पर डेवलप होती है वो भी प्रोजेक फॉर्म में होती है। मतलब पोइट्री में भी आपको प्रोज देखने को मिलेंगे। इस टाइम पीरियड में, ऑगस्टन एज में, हमें बहुत ज़्यादा सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, एंड बहुत ज़्यादा सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिलती है। Not only social and political controversies, but also religious and literary controversies were there also। और इन सारे इश्यूज़ को हर राइटर लिखना भी पसंद करते थे, हर राइटर जो थे वो लिखना पसंद करते थे, और जो रीडर थे और यू कैन से जो कॉमन मासेस थे वो इन इश्यूज़ को रीड करना, पढ़ना पसंद करते थे। तो ये जो भी इश्यूज़ या जो भी कंट्रोवर्सीज थी ना रिगार्डिंग सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, लिटरेरी, ये सारे के सारे इश्यूज़ को जब राइटर लिखते थे तो उन सभी इश्यूज़ को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती थी राइटिंग में। और पोइट्री ऐसी चीज़ के लिए इनएडिक्वेट टास्क था, क्योंकि पोइट्री में इतनी ज़्यादा एक्सप्रेशन के साथ लिखा नहीं जा सकता था। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड में प्रोज डेवलप हुए,
क्योंकि प्रोज के द्वारा ऐसे रिलीजियस, सोशल या पॉलिटिकल कंडीशंस या इश्यूज को अच्छे से प्रोज में उतारा जा सकता था, एक्सप्रेस किया जा सकता था, एंड मासेस उन प्रोज को अच्छे से पढ़ सकते थे. सो दिस वाज द रीज़न कि प्रोज जो है यहाँ पर काफ़ी डेवलप हुए, और हमें पैम्फलेट, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर ये भी इस टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं. और जितनी भी पोइट्री इस टाइम पीरियड में लिखी गई वो प्रोजेक फॉर्म में लिखी गई थी. अगर हम इस ऑगस्टन एज से पहले एजेस की बात करें, उस टाइम पीरियड पर जो भी पोइट्री लिखी गई उस पोइट्री में क्रिएटिव वर्क होता था, इमेजिनेशन यूज़ की जाती थी, इंस्पिरेशन यूज़ की जाती थी, क्रिएटिविटी यूज़ की जाती थी. लेकिन ऑगस्टन एज में जो भी पोइट्री लिखी गई उन पोइट्री को कैसे यूज़ किया गया? एसेज के लिए, सटायर्स के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए. दैट मीन्स इस टाइम पीरियड की पोइट्री में आपको एक फायर, इमेजिनेशन, फीलिंग, एंथुजियाज्म, ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी. ओके तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि 18th सेंचुरी में जो भी पोइट्री लिखी गई वो एक इंटरेस्ट तो पैदा करती है, बट हम लोगों को वो डिलाइटफुल नहीं लगती, ना ही हमें किसी भी तरीके से इंस्पायर करती है. सो ऑल एंड ऑल आप ये कह सकते हो कि इस टाइम पीरियड में पैम्फलेट, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड लार्ज नंबर ऑफ periodicals came out, brought out to cater the ग्रोइंग नीड्स ऑफ द मासेस. क्योंकि सभी लोग जो हैं वो कॉफ़ी हाउस में बैठकर इन सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस या लिटरेरी इश्यूज़ के बारे में बात किया करते थे, और वो कॉफ़ी पीते वक्त बात भी करते थे, पढ़ते भी थे. तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोज़ यहाँ पर डेवलप हुए, क्योंकि ऐसे इश्यूज़ प्रोज़ में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस किए जा सकते थे रादर देन इन पोइट्री. और पोइट्री जितनी भी यूज़ की गई ना इस सेंचुरी में वो भी प्रोजेक फॉर्म में थी. पोइट्री में कोई भी इमेजिनेशन, क्रिएटिव वर्क देखने को नहीं मिला, बल्कि पोइट्री को सटायर एंड क्रिटिसिज्म के लिए यूज़ किया गया था. चाहे वो किसी भी पोइट्री की बात करो, चाहे वो पोप ने लिखी हो या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखी हो. इसीलिए मैथ्यू अर्नोल्ड जो है वो इस सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज कहते हैं. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एज ऑफ सटायर. सटायर 18th सेंचुरी में काफ़ी डेवलप हुआ, और सटायर ने पॉलिटिक्स को लिटरेचर के साथ जोड़ दिया. ठीक है, इस टाइम पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप हुई, विग्स एंड टोरीज. ये विग्स एंड टोरीज क्या थे? अपने एनिमीज़ या अपने ओपोनेंट्स पर सटायर करवाया करते थे. बट किस तरीके से? ये लोग राइटर्स को पैसा दिया करते थे, और राइटर्स को राइटिंग के लिए पैसा देते थे ताकि विग्स टोरीज के अगेंस्ट लिखवा सके एंड टोरीज विग्स के अगेंस्ट लिखवा सके. तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे पर सटायर, तंज कसवाया करते थे. तो इसीलिए जब सटायर इस सेंचुरी में डेवलप हुए तो सटायर ने पॉलिटिक्स को लिटरेचर के साथ जोड़ दिया. और ये जो विग्स एंड टोरीज थे ये एक दूसरे पर सटायर करवाने के लिए तो पैसे देते ही थे, बट साथ ही साथ ये अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या इनके जो इंटरेस्ट थे उनको आगे बढ़ाने के लिए, एडवांस करने के लिए भी राइटर्स को पैसा दिया करते थे. जैसे कि अगर विग्स की बात करें, विग्स ने राइटर को पैसा दिया तो विग्स ने पैसा देने के बाद राइटर्स के साथ ये डील की कि राइटर जो है वो अब पॉलिटिकल बाइसनेस दिखाएंगे, मतलब अब वो विग्स के बारे में बड़ा चढ़ा कर लिखेंगे. तो ऐसे ही टोरीज जो है वो अपनी आइडियोलॉजीज को आगे बढ़ाने के लिए, एडवांस करने के लिए राइटर्स को पैसा देते थे. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में पॉलिटिक्स जो है वो लिटरेचर के साथ जुड़ गई थी, और कहीं ना कहीं लिटरेचर में हमें इसी टाइम पीरियड में पॉलिटिकल बाइसनेस भी देखने को मिलती है. सटायर का मतलब क्या होता है कि जो ओपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के फॉल्ट्स फाइंड आउट करवाते हैं और हार्श लैंग्वेज में उनको रिडिक्यूल किया जाता है. 1700 में वोल्स जो हैं उन्होंने पोप को लिखा था. उन्होंने कहा था कि जो भी मॉडर्न पोइट्स हैं उनमें सबसे बेस्ट वो हैं जिन्होंने एंशियंट्स को नियरेस्ट कॉपी किया हो, मतलब जो उनके बिल्कुल नक्शे कदम पर चला, उनके डिक्शन, फ्रेज, उनके मैनर, उनके स्टाइल को अच्छे से जिसने भी कॉपी किया है वही मॉडर्न पोइट्स में बेस्ट पोइट्स माने जाएंगे या माने जाते हैं. ऑगस्टन एज के जो राइटर्स थे वो क्लासिकल राइटर्स को फॉलो किया करते थे. तो इसीलिए जो भी ऑगस्टन एज के राइटर्स थे इन पर प्लेजरिज्म का आरोप लग गया था.
तो इसी बात पर पोप ने ऑफेंड किया और इन्होंने उन लोगों को रिप्लाई किया जिन्होंने प्लेजरिज्म का आरोप लगाया है। उनके अगेंस्ट पोप ने ये कहा कि जो ये कहते हैं कि ये थॉट्स हमारे नहीं हैं क्योंकि ये एंशंट से रिजेंबल करते हैं, वो ये भी कह सकते हैं ये फेसेस हमारे नहीं हैं क्योंकि ये हमारे फादर से रिजेंबल करते हैं। तो इस तरीके से जो पोप हैं वो अपने ओपोनेंट्स पर सटायर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एज ऑफ न्यो क्लासिसिज्म। जो भी 18th सेंचुरी के राइटर्स थे इन्होंने क्लासिकल राइटर्स को फॉलो किया एंड स्पेसिफिकली क्लासिकल राइटर्स ने जो भी लिटरेचर में सब्जेक्ट मैटर लिखा था उसकी सीरियसनेस, उनके रूल्स को फॉलो किया। बट जो 18th सेंचुरी के राइटर्स थे इन्होंने भले ही क्लासिकल राइटर्स को फॉलो किया लेकिन इन्होंने खुद की क्रिएटिविटी को, डेप्थ को, खुद की वीगर एंड एक्सप्रेशन को, इंस्पिरेशन को इग्नोर कर दिया। ऐसा कह सकते हैं हम कि ऑगस्टन एज के जो राइटर्स थे इन्होंने भले ही क्लासिकल राइटर्स को कॉपी किया लेकिन आंख बंद करके, मतलब खुद की इमेजिनेशन, खुद की क्रिएटिविटी को ये भूल गए थे। इन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और इसी बात को ग्रियर्सन ने क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि ग्रियर्सन ये कहते हैं कि इन्होंने भले ही आंख बंद करके क्लासिकल राइटर्स को फॉलो कर लिया लेकिन फिर भी 18th सेंचुरी के राइटर्स में वो लिटरेरी अटेनमेंट्स नहीं थे कि इनको हम होमर, ओविड के साथ कंपेयर कर पाएँ या वर्जिल के साथ कंपेयर कर पाएँ। ग्रियर्सन जो है वो अपनी फेमस बुक द बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में 18th सेंचुरी के राइटर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं। नाम याद रखना, ग्रियर्सन अपनी एक फेमस बुक, जो बुक है द बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसमें ये 18th सेंचुरी के राइटर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं। और इस बुक में ग्रियर्सन कहते हैं कि जो एंशियंट क्लासिकल लिटरेचर है, होमर, ओविड और वर्जिल के टाइम का जो लिटरेचर है, उस लिटरेचर में हमें एक हारमोनियस बैलेंस देखने को मिलता है बिटवीन फॉर्म एंड सब्सटेंस। मतलब हम ये कह सकते हैं बिटवीन द कंटेंट जो उन्होंने लिखा एंड उन्होंने जो लिखने का स्टाइल यूज़ किया, उन दोनों ही चीज़ों में हमें एक हारमोनियस बैलेंस देखने को मिलता है। लेकिन ग्रियर्सन आगे ये कहते हैं कि जो ये एंशिएंट लिटरेचर का हारमोनियस बैलेंस था ये 18th सेंचुरी के राइटर्स ने डिस्टर्ब कर दिया बाय कॉपीइंग देम। और इसके बाद ग्रियर्सन कहते हैं कि जो 18th सेंचुरी के राइटर्स थे इन्होंने फॉर्म पर ज़्यादा ध्यान दिया रादर देन कंटेंट, रादर देन द वेट ऑफ मैटर। मतलब इन लोगों ने मैटर पर या कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया, बस फॉर्म पर ध्यान दिया। मतलब अगर मैं इस इजी भाषा में बोलूँ तो ये कह सकती हूँ कि ऊपर ऊपर से कॉपी किया, डेप्थ ये लोग भूल गए थे कॉपी करना। ओके, आगे ग्रियर्सन कहते हैं कि जो ऑगस्टन एज के राइटर्स थे उन्होंने मैनर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया, आर्टिस्टिक फिनिश पर ज़्यादा ध्यान दिया, अपनी राइटिंग को पॉलिश करने में ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन ये लोग पोइटिक इंस्पिरेशन को भूल गए, खुद की इमेजिनेशन, खुद की इंस्पिरेशन को भूल गए। एंड इसी वजह से ग्रियर्सन जो हैं वो 18th सेंचुरी के राइटर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी बुक द बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज एज ऑफ गुड सेंस। इस टाइम पीरियड में जो भी लिटरेचर लिखा गया, इस लिटरेचर में गुड सेंस जो है वो एक सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक है इस लिटरेचर का। W.H. हडसन कहते हैं कि गुड सेंस बिकेम द आइडियल ऑफ द टाइम। मतलब इस टाइम पीरियड में काफ़ी सेंटर में आया गुड सेंस, एंड गुड सेंस का मतलब था लव ऑफ द रीजनेबल। लव ऑफ द रीजनेबल का मतलब क्या है कि इस टाइम पीरियड पर यह बिलीव किया जाता था कि हर एक जो ह्यूमन बीइंग है दे कैन गाइड देमसेल्व्स, दे कैन टेक द डिसीजंस बाय देयर ओन रीजन, बाय देयर ओन लॉजिक। लेकिन इसी टाइम पीरियड में लॉजिक और रीजन को तो महत्व या इम्पोर्टेंस दिया गया, बट ऑन द अदर हैंड दे हैड ह्यूज हेट्रेड टूवर्ड्स द मिस्टिकल, मतलब स्पिरिचुअल थिंग, टूवर्ड्स द एक्स्ट्रावेगेंट थिंग, टूवर्ड्स ओन विजनरी। मतलब ये कहते थे कि जो ह्यूमन बींग्स है दे कैन गाइड देमसेल्व्स बट बाय कीपिंग द रिस्पेक्ट फॉर द एंशियंट और कीपिंग द रिस्पेक्ट फॉर द क्लासिकल राइटिंग। यहाँ पर भी इन्होंने गुड सेंस को क्लासिकल राइटिंग के साथ जोड़ दिया था कि क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करके, उनके नक्शे कदम पर चलकर हर एक इंसान जो है, जो हर एक जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने रीज़न या लॉजिक लगा सकता है और वो डिसीजंस ले सकता है, दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स। बट यहाँ पर इन्होंने हेट्रेड शो की है
खुद की इमेजिनेशन, खुद के एक्स्ट्रावेगेंट थॉट पर, खुद के विजन पर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो नेचर. इस टाइम पीरियड के जो राइटर्स थे वो नेचर को फॉलो करते हैं, बट यहाँ पर नेचर का मतलब वो नहीं है जो नेचर आपको रोमांटिक लिटरेचर में देखने को मिलेगा. द नेचर दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड, दैट मीन्स लैंडस्केप, वाटरफॉल्स एंड हिल्स, प्लांट्स, ट्रीज. इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई. यहाँ पर नेचर का इंडिकेशन कुछ और है. इस टाइम पीरियड के राइटर्स जो थे वो नेचर का यहाँ पर क्या मतलब बोलते हैं. वो कहते हैं कि जो क्लासिकल राइटर्स हैं उन्होंने किस मैनर्स में अपनी राइटिंग को लिखा, किस स्टाइल में लिखा, किस पैटर्न को फॉलो किया, या फिर उनके लिखने का क्या तरीका था, क्या रूल्स उन्होंने लगाए, क्या मेथड्स थे उनके. इस चीज़ को इन्होंने नेचर बोला है. तो पोप कहते हैं अपने वर्क में द एसे ऑन क्रिटिसिज्म में, द रूल्स ऑफ ओल्ड डिस्कवर्ड नॉट डिवाइज्ड आर नेचर स्टिल बट नेचर मैथडाइज्ड. कि जो ये रूल्स हैं जो क्लासिकल राइटर्स ने डिस्कवर किए हैं, जैसे कि मैनर्स, स्टाइल, पैटर्न, रूल्स, मेथड्स, इन मेथड्स को फॉलो करना इज नेचर. तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है फॉलो नेचर. ओके. By nature, the Augustans meant to copy man and manners of society. Augustans का मतलब ये था नेचर से कि सोसाइटी में मैन एंड मैनर्स को समझना, सोसाइटी के तौर तरीकों को समझना. पोप ने इसीलिए कहा द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन. दिस कोट इज टेकन फ्रॉम एसे ऑन मैन. The work is written by Pope himself in 1733. और इन्होंने ये कोट इसमें दिया है. और इस कोट का मतलब क्या है ये जानना ज़रूरी है. पोप कहते हैं कि जो हमारी स्टडी है एंड जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, ये किसकी तरफ डिवोटेड होनी चाहिए. ये डिवोटेड होनी चाहिए, मतलब हमारी स्टडी और हमारी थिंकिंग डिवोटेड होनी चाहिए मैन को समझने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, एंड जो उनकी कंडीशन है मैन की उसको इम्प्रूव करने के लिए. ओके. तो बाय दिस कोट ही मेंट आवर स्टडी, आवर थिंकिंग शुड बी डिवोटेड प्राइमरीली टू अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ मैन. ओनली देन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन. ओके. The writings of the Dryden, Pope, Swift, Joseph Addison and John Gay and the other contemporaries of these writers, इनकी writings में आपको एक ऑर्डर, क्लैरिटी, स्टाइलिस्टिक डेकोरम देखने को मिलेगा. और इसी ऑर्डर, क्लैरिटी, स्टाइलिस्टिक डेकोरम को ये लोग नेचर बोलते हैं. ये कहते हैं कि नेचर जो है ना वो एक ट्रू मॉडल है आपकी राइटिंग का, या आपकी राइटिंग किस तरीके से, किस स्टैंडर्ड में लिखी गई है, किस पैटर्न को फॉलो किया है, उस पैटर्न को, उस मेथड को नेचर कहा जाता है. ओके. जैसे कि अगर ड्राइडन की हम एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी की बात करें, या फिर हम पोप के इस वर्क की बात करें एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इन सभी वर्क में आपको एक मॉडल, एक स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा इनकी राइटिंग में. एंड इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये जो मेथड्स हैं इसको नेचर कहा जाता है, और यही नेचर को फॉलो करना इज़ फॉलो नेचर, नॉट द नेचर जो हमें रोमांटिक पोइट्स में देखने को मिलेगा. आप रोमांटिक पोइट्स में नेचर किस तरीके का देखेंगे, स्पिरिचुअल नेचर देखेंगे, वाइल्ड नेचर देखेंगे, लेकिन ऑगस्टिन्स का नेचर वो नहीं है. यहाँ पर नेचर का सीधा सीधा मतलब है मेथड ऑफ राइटिंग. ओके. और ये नेचर जो है ऑगस्टिन्स ये कहाँ से डिराइव करते हैं, क्लासिकल थ्योरी से. फाइन. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. During this time period, all the writers used heroic couplet and the poetic diction as the tools of writing. मतलब जो भी राइटर्स इस टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे उन्होंने एक तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज को डिस्कार्ड कर दिया, कॉमन वर्ड्स को उन्होंने पोइटिक लिटरेचर से दूर कर दिया, और इन्होंने हीरोइक कपलेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया अपने पोइटिक एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए.
ऑल्दो इन्होंने इस हीरोइक कपलेट को एक करेक्टनेस एंड प्रीसीजन, मतलब बिल्कुल प्रीसीजन का मतलब है बिल्कुल सही तरीके से हीरोइक कपलेट को इन्होंने शो किया, लेकिन हर एक राइटर हीरोइक कपलेट का यूज़ करते थे। तो इसी वजह से हमें ऑगस्टन एज का जो लिटरेचर है वो काफ़ी मंडेन या काफ़ी आर्टिफिशियल सा दिखता है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इसमें हमें रैशनैलिटी या इंटेलेक्चुअलिटी देखने को नहीं मिलती, ऑब्वियसली हमें देखने को मिलती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो ये हीरोइक कपलेट का यूज़ था इस एज में इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनकी जो पोइटिक एक्सप्रेशंस थे वो काफ़ी मंडेन लगने लगते हैं एंड काफ़ी मोनोटोनस लगने लगते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी बोरिंग इनका वर्क लगने लगता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसी टाइम पीरियड पर एसेज काफ़ी डेवलप होते हैं और एसेज में हर एक करंट इवेंट्स की बात की जाती थी, लिटरेचर की बात की जाती थी एंड अदर इश्यूज़ के बारे में बोला जाता था जिसके रिगार्डिंग गॉसिपिंग की जा सके। और सभी एसेज को काफ़ी आयरनिक एंड रिफाइंड स्टाइल में लिखा जाता था। एडिसन एंड स्टील का नाम हम ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलराइज करेंगे क्योंकि इन्होंने एसेज को डेवलप किया, प्लस इन्होंने इन एसेज के द्वारा काफ़ी सारे राइटर्स की फ़िलॉसफी को शो किया, जैसे कि जॉन लॉक की फ़िलॉसफी इन्होंने कॉमन मासेस के सामने रखी थ्रू दीज एसेज एंड लिटरेरी रेपुटेशंस जिनकी रही है, जैसे कि जॉन मिल्टन, ऐसे राइटर्स को इन्होंने प्रमोट किया एंड प्रेज किया। साथ ही साथ ये क्रिटिसिज्म के लिए भी इन एसेज को यूज़ किया करते थे, जैसे कि एडिसन ने मेटाफिजिकल पोइट्स को क्रिटिसाइज़ किया। क्यों क्रिटिसाइज़ किया था? क्योंकि एडिसन का ये मानना था कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं इनके वर्क में एम्बिग्विटी देखने को मिलती है, कोई क्लैरिटी नहीं है, इल्यूज़न है मेटाफिजिकल पोइट्स की राइटिंग में। प्लस एडिसन का ये मानना था कि मेटाफिजिकल पोइट्स के जो राइटर्स थे इन्होंने अनयूजुअल मेटाफर्स को यूज़ किया है, कंसीट्स को यूज़ किया है, जो बात सीधे तरीके से कही जा सकती थी वो इन्होंने घुमा फिरा कर वो बातें कही हैं। इसीलिए एडिसन इनको क्रिटिसाइज करते हैं। किनको क्रिटिसाइज करते हैं? मेटाफिजिकल पोइट्स को। इसी टाइम पर हमें प्रियोडिकल्स भी देखने को मिलते हैं, द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर, जिसमें नाम आता है किनका? जोसेफ एडिशन एंड रिचार्ड स्टील का। और जैसे ये पीरियोडिकल्स राइज अप होती हैं तो इसी टाइम पीरियड पर हमें इंग्लिश मिडिल क्लासेस का भी राइज अप देखने को मिलता है, क्योंकि इस टाइम पर जो मासेस थे वो पढ़ना चाहते थे चीज़ों को, वो पैम्फलेट्स को, इन पीरियोडिकल्स को पढ़ना चाहते थे जो वीकली आया करती थी। एडिसन, स्टील, स्विफ्ट, पोप, इन सभी राइटर्स के वर्क में हमें ऑगस्टन एज का एक टेस्ट देखने को मिलता है। मतलब इन्होंने अपने टाइम पीरियड में लिटरेचर को रिफाइनरी वे से लिखा है और हम इनके वर्क को पढ़कर कह सकते हैं कि हाँ, ऑगस्टन एज में किस तरीके के इश्यूज थे, किस तरीके का लोगों का टेस्ट था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Mock epic. Pope translated Iliad and Odyssey. After these translation, Pope became very much rich and very wealthy as well. पोप ने डनशियार्ड की एक प्रॉपर सीरीज़ लिखी जिसमें इन्होंने सभी ओपोनेंट राइटर्स को सटायर किया, उन पर अटैक किया और बहुत हार्श लैंग्वेज से उनको रिडिक्यूल किया। द डनशियार्ड जो है वो बेस्ट नोन मोक एपिक पोम मानी जाती है। इसके अलावा जॉन ड्राइडन की जो मोक एपिक है मैक फ्लैकनो एंड पोप का जो अदर वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, ये भी काफ़ी फेमस मोक एपिक पोम्स हैं। ऑल्दो मोक एपिक को ज़्यादातर पोइट्री में यूज़ किया जाता है, लेकिन इस टाइम पीरियड में जॉन गे मोक एपिक को ड्रामा में यूज़ करते हैं और इन्होंने अपने वर्क द बैगर्स ओपरा, जो कि इन्होंने 1728 में लिखा, इस वर्क में जॉन गे ने मोक एपिक को यूज़ किया। द बैगर्स ओपरा, इसके अंदर आपको दो चीज़ों का मिंगल अप मिलता है, दो चीज़ों का मिक्सचर मिलता है, बैलेड एंड दूसरी तरफ इटालियन ओपरा। इसमें इन्होंने किसको सटायर किया है? द बेगर्स ओपरा में जॉन गे ने सर रॉबर्ट वॉलपोल को सटायर किया है। सर रॉबर्ट वॉलपोल कौन थे? ही वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर। जॉन गे ने जो ये ओपरा लिखा, इसको आगे आने वाली स्टेजेस में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली और आगे आने वाली सेंचुरीज़ से जो भी राइटर्स थे वो इस ओपरा से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने द बेगर्स ओपरा को इमिटेट किया। एंड जो इन्होंने बेगर्स ओपरा में जॉन गे ने बैलेड एंड इटालियन ओपरा को मिक्स किया था, इसको मिक्स करना लोगों ने आगे स्टार्ट कर दिया, जो राइटर्स आगे आए।
जिसमें से एक नाम आता है जर्मन ड्रामेटिस्ट का, बर्टोल्ट ब्रेश्ट। और इन्होंने अपना वर्क जो लिखा, जो इन्होंने द बेगर्स ओपरा से इंस्पायर होकर लिखा था, उस वर्क का नाम है ड्राई ग्रोशन ओपर। आई थिंक इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। डोमिनेंस ऑफ प्रोज। इस टाइम पीरियड में हमें प्रोज का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। देखिए, अगर हम ड्रामा की बात करें ना, ड्रामा यहाँ पर काफ़ी डिक्लाइन हो जाता है। रीज़न क्या है? अगर हम प्यूरिटन एज की बात करें तो 1642 में थिएटर्स को क्लोज कर दिया। इससे पूरा का पूरा जो बुरा अफेक्ट था, जो प्रभाव था, वो ड्रामा पर पड़ा। फिर उसके बाद लाइसेंसिंग एक्ट आ गया। उस एक्ट के बाद काफ़ी सारे ड्रामाज को पास नहीं होने दिया, क्योंकि काफ़ी सारे ड्रामाज को सेंसर कर दिया गया था। तो इसी वजह से ड्रामा डिक्लाइन हो रहा था और नॉवेल्स एंड प्रोज जो है वो डेवलप हो रहे थे। तो हम जोनाथन स्विफ्ट का जो ये वर्क है, द बैटल ऑफ द बुक्स, इसकी अगर बात करें तो ये बहुत फेमस जो प्रोज है वो लिखा गया इस टाइम पीरियड में। इस वर्क को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर हम सिर्फ एक बार आउटलाइन समझ लेते हैं। द बैटल ऑफ द बुक्स, इसमें जोनाथन स्विफ्ट ने एक बैटल दिखाई है बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न राइटर्स। और ये जो लड़ाई है ये एक लाइब्रेरी में होती है, और इसी लाइब्रेरी में द बी एंड द स्पाइडर, इनको भी दिखाया गया है। बी एंड स्पाइडर इस लाइब्रेरी में घुस जाते हैं। तो जब ये लड़ाई एंशियंट एंड मॉडर्न राइटर्स के बीच में हो रही होती है कि किसकी बुक्स सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, एंशियंट की बुक सबसे ज़्यादा अच्छी लिखी गई हैं या मॉडर्न राइटर्स की बुक सबसे ज़्यादा अच्छी लिखी गई हैं, तो उस टाइम पर बी को किसके साथ जोड़ा गया? एंशियंट राइटर्स के साथ। और अगर स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर को मॉडर्न राइटर्स के साथ जोड़ा गया। और उसके पीछे रीज़न ये था, ऐसा कहा गया कि जो मॉडर्न राइटर्स हैं इनके वर्क काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते थे, एक दूसरे पर बस सटायर ही किया करते थे। लेकिन अगर हम एंशियंट राइटर्स की बात करें तो इनके वर्क एक मधुमक्खी की तरह, एक बी की तरह होते थे। काफ़ी मिठास उस वर्क में होती थी, मैनकाइंड के लिए बात की जाती थी। तो इसीलिए स्विफ्ट ने ये वर्क लिखा, द बैटल ऑफ द बुक्स, जिसमें इन्होंने एंशियंट एंड मॉडर्न राइटर्स के बुक्स की बैटल दिखाई है। प्लस अगर हम जोनाथन स्विफ्ट की बात करें तो इस बुक में इन्होंने साफ साफ एंशियंट राइटर्स को सपोर्ट किया है, उनकी बुक्स को सपोर्ट किया है। इमिटेशन ऑफ एंशियंट्स, जैसा कि हमने बात की कि इस सेंचुरी के जो भी राइटर्स थे इन्होंने एंशियंट्स को फॉलो किया, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स को फॉलो किया। इन्होंने किस किस चीज़ को अवॉइड किया, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। इस सेंचुरी के जो भी राइटर्स थे उन्होंने कहा कि टू मच सब्जेक्टिविटी, मतलब ज़्यादा सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए वर्क में, वरना वो वर्क इरेशनल हो जाता है। और इन्होंने कहा कि खुद के जो हैडी फीलिंग्स है, आपके दिमाग में जो खुद की सोच आती है, खुद की जो फीलिंग्स आती है, या जो आपकी वाइल्ड इमेजिनेशन है, या जो आपके पर्सनल एक्सप्रेशन है, वो आपके वर्क में नहीं होने चाहिए। उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, डिसिप्लिन में लाना चाहिए। ऑल एंड ऑल ये जो 18th सेंचुरी के राइटर है ये कहते हैं कि एंशियंट्स को अगर फॉलो करना है तो ढंग से कॉपी करो, उनके मैनर, उनके स्टाइल पर जाओ, खुद की पर्सनल फीलिंग्स को, खुद के पर्सनल इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी या इंस्पिरेशन को दूर रखो, तभी आप लोग ढंग से एंशियंट्स को फॉलो कर पाएंगे। तो ऐसा मानना था 18th सेंचुरी के राइटर्स का। यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज ऑफ पोप, ये फिनिश होता है। कल हम नए टॉपिक के साथ आगे आएंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी इस लेक्चर की। और मेरे साथ आप जो है वो इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, यू कैन डायरेक्टली DM मी एंड यू कैन पुट अप योर क्वेश्चंस ओवर देयर। Thank you so much for watching this video. This is Priyanka Gaur. I wish you all the best. Keep learning. Thank you.